बात किसी को छूट न मिले। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। विजयादशमी पर यह संघ प्रमुख का सबसे बड़ा संदेश, क्योंकि बढ़ती आबादी पर सवाल तो कई बार उठ चुके हैं, लेकिन अब मुद्दा है कि क्या आबादी कंट्रोल के लिए नीति, नियम यानी कानून बनाने का वक्त आ गया है। जब एक नीति बनी थी तो तत्कालीन जनसंघ ने इसको मुद्दा बनाकर सन 77 में चुनाव लड़ा था। भारत की जनसंख्या नियंत्रण पर जो जनसंघ ने किया था आरएसएस के संचालक से, मैं यही चाहूंगा कि इसके लिए उसकी निंदा करें। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी भी बेचैन हो गए और ट्वीट किया, इसी तरह की बयानबाजी के चलते दुनिया भर में नरसंहार हुए हैं और हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है, तो असंतुलन कहां है। इससे पहले भी कई नेता आबादी पर अनोखे तर्क दे चुके हैं। जहां तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। जब उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पे गैर कानूनी रूप से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, मोहन भागवत जी चुप हो जाते हैं। और मुसलमान जनसंख्या कानून पर कोई यकीन नहीं रखता। ये अल्लाह की देन है, जितना हो जब हो, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज इन नेताओं को तथ्यों वाला आईना दिखाना जरूरी है। हमारे पड़ोसी देश चीन में हर मिनट 10 बच्चों का जन्म होता है और भारत में हर मिनट 30 बच्चों का जन्म होता है। 2001 और 2011 के बीच हिंदू आबादी बढ़ने की दर लगभग 17% थी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर लगभग 25%। ऐसे में बड़ा सवाल है कि देश हित से जुड़े मुद्दे पर कहीं कुछ नेता वोट बैंक वाला खेल तो नहीं खेल रहे। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। आबादी पर बात करने का वक्त आ गया है। अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी सीट बेल्ट को टाइट कर लीजिए, क्योंकि यह विश्लेषण आपको थोड़ा डराएगा। जनसंख्या पर डराने वाले आंकड़ों का विश्लेषण। मैं आपको सिर्फ आंकड़े प्रदर्शित करूंगा। 2001-2011 के बीच हिंदू आबादी बढ़ रही है 16.7%, यानी 16.7%, और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है 24.7%। यह आंकड़ा भी काफी बदल गया होगा, लेकिन जो आंकड़ा उपलब्ध है सेंसस के माध्यम से वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, आगे का आंकड़ा देखिए, 2023 तक भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। एक तरफ कहा जा सकता है कि भारत की आबादी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो भारत के लिए एसेट है, लेकिन रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, जिसका जिक्र आज मोहन भागवत कर रहे थे। जनसंख्या पर डराने वाले आंकड़ों का विश्लेषण एक और देखिए। चीन में 10 बच्चों का जन्म होता है 1 मिनट में, हमारे यहां 30 बच्चों का जन्म होता है भारत के अंदर 1 मिनट के अंदर। दैट इज द बिग डिफरेंस। 10 किड्स पर मिनट, 30 किड्स पर मिनट, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ता हूं बड़ा सवाल के साथ। वोट बैंक के लिए जनसंख्या नीति का विरोध हो रहा है या फिर तुष्टीकरण के लिए विरोध हो रहा है, इसका आज हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। राकेश सिन्हा जॉइंस मी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। सूरजपाल अम्मू करनी सेना से हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, जिन्होंने आज सुबह एक बाइट दी थी जिसके बाद हंगामा मचा। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM की यानी ओवैसी साहब की पार्टी के। शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। आप सबका अभिनंदन है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं विजयदशमी की। सवाल मेरा सबसे पहले आपसे है साजिद रशीदी, और मैं आपसे 50 सेकंड में इसका जवाब चाहूंगा। आपने एक बाइट दी और आपने बोला मुसलमान जनसंख्या नीति कानून में बिलीव ही नहीं करता, ये तो सब अल्लाह की देन है, जितना हो जब हो। वी हैव टू बी साइंटिफिक। आबादी जो बढ़ रही है वो पूरे देश के लिए समस्या है, वो सिर्फ
एक धर्म के लिए, एक तबके के लिए समस्या की बात नहीं है। अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो वो सूरजपाल सिंह अम्मू के परिवार के लिए भी कम होंगे, वो साजिद रशीदी के परिवार के लिए भी कम होंगे। इसमें धर्म और जाति की बात नहीं है। साजिद रशीदी, देखिए अमीश, एक बात याद रखिए, मैंने ये अपनी आस्था और इस्लाम का पॉइंट रखा है। कुरान हमें ये कहता है कि जो भी इंसान दुनिया में आता है उसकी रोज़ी अल्लाह पहले उतारता है, इंसान को बाद में भेजता है। ये हमारी आस्था है और कुरान इस बात को कहता है। मैंने उसी आस्था और कुरान की बात को कोड किया है। रही बात ये कि आज मुसलमान बहुत सारे इस पर अमल भी कर रहे हैं और बहुत सारे इस पर अमल भी नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, जो नया तबका है, जो इंग्लिश तालीम याफ्ता है, जिसने दुनियावी तालीम पढ़ी है, वो नहीं मानता इस बात को। वो 2 बच्चे पैदा करता है, उसके ज़्यादा नहीं करता। वो भी वही बातें करता है जो दूसरे लोग कहते हैं कि साहब हम इनको खिलाएंगे कहाँ से, हम इनकी परवरिश कैसे करेंगे, हम इनकी एजुकेशन का कैसे करेंगे। लेकिन इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम में किसी बच्चे को इस वजह से दुनिया में ना आने देना कि उसकी रोजी रोटी कौन करेगा, ये इस्लाम की आस्था के खिलाफ है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है ना, हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारी जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाती है, चीन में अगर 1 मिनट में 10 बच्चों का जन्म हो रहा है, हमारे यहां 30 बच्चों का जन्म हो रहा है और हमारे रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे हैं, तो फिर इसमें खुदा क्या करेगा और ईश्वर क्या करेगा और जीसस क्राइस्ट क्या करेगा? अब बताइए। हम बोले खाना हमारे सामने पड़ा है, खाएंगे नहीं, अल्लाह मियां खिलाएगा या ईश्वर खिलाएगा। कैसे खिलाएगा वो खाना? हम यतन ही नहीं करेंगे। हम अपनी मदद तो खुद करेंगे ना। आपके घर में 4 लोगों के रहने की जगह है और आपके यहाँ 8 है, तो हर काम आपको के करने वाला ऊपर ना? वाला है, खुदा है। हम खुदा कहते हैं, आप ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है। ये कह देना कि अल्लाह क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा, पैदा करने में इंसान तो का जैसे कोई हाथ ही है। नहीं होता। पता इतनी अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं आप इसमें तो रशीदी साहब। नहीं, अनसाइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक है। बहुत सारे लोग पैसा लिए फिरते हैं, उनके यहाँ बच्चा नहीं होता, इलाज कराते हैं, नहीं बच्चा होता। लेकिन आप ये साइंटिफिक है। आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर आप बार बार इस्लाम का नजरिया बता रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमें देश के नजरिए से बात करनी चाहिए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, ये जो बात कही जा रही है, मतलब ये बड़ी नॉन साइंटिफिक बात है कि बच्चा पैदा करने के अंदर तो ईश्वर का हाथ होता है, अल्लाह का हाथ होता है, मतलब जिस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी अनसाइंटिफिक। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, दो बयान आए। एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा था कि हम अपने परिवार को संतुलित रखें और उतना ही बढ़ाएं जिससे हम उन्हें पाल पोस सके अच्छी तरह से। मोहन भागवत जी ने आज जो अपने उद्बोधन में कहा, वो एक वैज्ञानिकता और स्पष्टता के साथ बात रखी कि 50 साल बाद हमारे पास कितना संसाधन होगा और कितनी जनसंख्या होगी, उसके अनुपात हम तय कर लें। मैं अब कुछ एक आंकड़ा बताता हूं जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, वो मापदंड को। एक अमीश जी होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका मतलब होता है कि जो आपके पास संसाधन है उसका कितना आप अपने जीवन पद्धति को उपभोग करते हैं, वह हमारा है 1.12%। और एक होता है बायो कैपेसिटी, जिसका तात्पर्य होता है जिन संसाधनों का उपयोग करते हो वो कितना फिर से रीजनरेट कर जाता है, पुनः पैदा ले लेता है इसे संसाधन, और कितना नहीं ले पाता है। जो संसाधन हम उपयोग करते हैं उसमें सिर्फ 0.45 ही बायो कैपेसिटी में आता है, पुनः उत्पादन होता है। यह जो गैप है वो लगभग 177% का गैप है। तो आगे 50 साल में जो मोहन भागवत जी ने कहा, 50 साल में यह गैप इतना अधिक हो जाएगा, चाहे विकास की गति, विकास के तरीके, विकास के स्वरूप, नीतियां कुछ भी हो। लेकिन शासन तो आपका, प्राइवेट मेंबर भी तो आप भी लेकर आए थे, लेकिन ये कानून आएगा कब? बड़ा सवाल तो यही खड़ा होगा, ये कानून आएगा कब? चर्चा इसकी बड़ी 2-3 साल से हो रही है। देखिए, सरकार ने बात इसकी प्रधानमंत्री ने भी कर ली, मोहन भागवत जी ने भी कर ली। जब मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया, उस पर एक अच्छी बहस हुई। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बात कही कि हम चाहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से इसको हम अधीन कर लें। चूंकि अमीश जी जो आपने शुरू में एक आंकड़े दिया उसको मैं ऐड करना चाहता हूं, जो मोहन भागवत जी ने आज कहा। चूंकि थोड़ा पेचीदा मामला होता है। पेचीदा मामला इसलिए है कि जनसंख्या का ग्रोथ रेट तो हम 2.2% पर ले आए, डिजिटल ग्रोथ, लेकिन
अंदर जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसका एक उदाहरण देता हूं जिसका साजिद साहब जवाब दे सकते हैं। असम में 1991 में हिंदू जनसंख्या का ग्रोथ 19% था, मुस्लिम जनसंख्या 33% बढ़ी। 2001 में हिंदू जनसंख्या 14%, मुस्लिम जनसंख्या 29%, और 2011 में हिंदू जनसंख्या 10%, मुस्लिम जनसंख्या 29%। अब केरल में बस एक आंकड़ा देकर मैं बंद करता हूं। केरल में 1991 में हिंदू जनसंख्या 12% और मुस्लिम जनसंख्या 25%। 2001 में हिंदू जनसंख्या 7.2 और मुस्लिम जनसंख्या 15.8। 2011 में हिंदू जनसंख्या 2.2 डिकेडल 10 साल में, और मुस्लिम जनसंख्या 12.8। यह पश्चिम बंगाल के भी मैं आंकड़े दे सकता हूं, बिहार यूपी के भी आंकड़े दे सकता हूं। देश के 72 ऐसे जिले हैं जहां टोटल फर्टिलिटी रेट 4 है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या पर एक लोकतांत्रिक विमर्श किया जा सकता है। और मोहन भागवत जी ने एक पंक्ति से मैं बात समाप्त करता हूं। मोहन भागवत जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, राज्य की शक्ति और सामाजिक शक्ति दोनों का एक विभाजन रेखा होती है। राज्य के कानून तभी लागू होंगे जब समाज उसको स्वीकृत करेगा। ठीक है। यानी यदि कानून बन जाता है और मुस्लिम समाज कहता है कि अल्लाह के द्वारा दिए गए बच्चे को हम नहीं रोकेंगे, तो फिर कानून की विफलता होगी। इसलिए आज साजिद जैसे लोगों को ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। वारिस पठान ऊपर बोझ बन जाएगा। जी वारिस पठान, क्या आपको लगता है कि एक समस्या है, इस समस्या को मिलकर सुलझाना चाहिए रेदर देन इसके अंदर कोई फॉर और अगेंस्ट हो? जनसंख्या एक प्रॉब्लम है। देखिए अमीश भाई, मोहन भागवत ने आज कहा कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए। मोहन भागवत ने पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। इम्बैलेंस कहाँ से आता है फिर? क्यों लाने की ज़रूरत है जब फर्टिलिटी रेट डाउन हो चुका है? 1992 से 2015 के बीच का आप देख लीजिए रिपोर्ट है, तो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट भी डाउन हो चुका है, हिंदुओं का भी डाउन हो चुका है। तो क्या बोलने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं था। यही राकेश सिन्हा ने 2019 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, प्राइवेट मेंबर पॉपुलेशन कंट्रोल का। चुनिंदा एमपी ने इनके साइन करके डाल दिया था। मनसुख मंडाविया जो मिनिस्टर थे, उन्होंने राज्यसभा के पटल के ऊपर खड़े होकर कहा है, और जो रिकॉर्ड के ऊपर है, कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चला था जिसमें गवर्नमेंट ने एक बात बताइए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की आवश्यकता नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा कर रहे हैं। सुन रहा हूं मैं आपकी बात को। काउंटर पॉइंट है मेरा। कितने धर्म गुरु के मैं आपको नाम गिना सकता हूं अमीश भाई। किसी ने कहा 10 बच्चे पैदा करो, ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। किसने कहा 5 बच्चे पैदा करो, मुसलमानों को बराबर अगर सबक सिखाना है तो। मैं तो इनके धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूं, क्या कहां चले गए वो सब लोग? तो ये बोलते तो जो साजिद रशीदी बात कह रहे हैं उससे आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री करते हैं? जो साजिद रशीदी ने बात बोली, यू एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट? देखिए डेमोक्रेसी में रहते हैं। साजिद रशीदी साहब को पूरा अधिकार है, वो अपनी बात रखे, मैं अपनी बात रख रहा हूं, और मैं तो तथ्य के साथ बात रख रहा हूं ना। क्या मोहन भागवत मनसुख मंडाविया की बात से सहमत है? नहीं है। क्या उनको आंकड़े के बारे में कुछ पता है? नहीं है। क्या उनको पता है कि फर्टिलिटी रेट गिर गया है? पता है? नहीं है। तो ये सारी चीजें बोलने से अच्छा मोहन भागवत को बोलना चाहिए था कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग शादी नहीं कर रहे, खाने के खुद के वांदे, बच्चे पैदा कहां से करेंगे? सर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो और बढ़ेगी अगर आबादी बढ़ेगी। अरे आप पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट के पास? सुनिए ना अमीश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आपको मजा आएगा। मतलब मजा नहीं, देखिए ये चर्चा मजे के लिए नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, देश के लिए चिंता की बात है। देखिए एक शख्स कह रहे हैं कि देखिए बच्चे पैदा करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, दूसरे शख्स कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब हम लॉजिक जो हम लॉजिक दे रहे हैं वो अपने आप में बेहद कमजोर है। वारिस जी, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। इतने कमजोर लॉजिक से क्या आपको लगता नहीं है कि आप कमजोर विकेट पे हैं? इतने कमजोर लॉजिक से मैं जरा भी, सरकार बैकफुट के ऊपर चले गई है। सरकार राज्यसभा में कुछ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा खुद डालती है, और उन्हीं के आरएसएस के प्रमुख आके ये बोल देते हैं, इम्बैलेंस की बात करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। वो बात तो कर गए, उदयपुर की घटना का खंडन किया, अमरावती की खंडन किया, तो आप मैं पूरे देश के लोगों ने खंडन किया। सर तन से जुदा के नारे का पूरे देश ने खंडन किया, मगर मोहन भागवत ने खंडन नहीं किया। जो 2 दिन पहले गुजरात के अंदर खंभों से जुदा के खिलाफ लोग सड़कों पर दिखे नहीं, आए नहीं कि गलत है ये नारा।
ओके साजिद खंडन जी, करेंगे? मुझे 10 सेकंड, बताइए, 10 सेकंड एक सेकंड, दीजिए। ओके, बताइए, वो जो धर्म एक सेकंड, के प्रोफेसर देश प्रोफेसर के रागी, देश के अंदर बोला प्रोफेसर कि राकेश सिन्हा, तलवार होल्ड ऑन मुसलमानों का लेट नरसंहार करो, प्रोफेसर रागी मेक हिज पॉइंट। प्रोफेसर रागी, एक पंक्ति में बोलो। मैं आपको दूंगा, आपकी टर्न पे वक्त दूंगा। प्रोफेसर रागी, देखिए अमित जी, गांव का एक बागीचा था जिसमें आम के वृक्ष थे। हमेशा कड़वा होता है, सत्य सुनना गांव पड़ेगा। गांव का एक 2 दिन बागीचा पहले था। इन्हीं जी, के जी, एक धर्म जी, गुरु ने कहा कड़वा ही सही, कि थोड़ा सत्य मुसलमानों सुन का लीजिए। नरसंहार करो, तलवार उठाओ, देखिए गांव नारियल का, काटने का वो उठाओ और मारो सबने का, तो उसके देखिए- बारे में कहते वो खंडन करते। देखिए गांव का एक बागीचा था, उसमें आम के वृक्ष थे और बांस के भी वृक्ष थे। कुछ दिन बाद जो है वो बांस के वृक्ष जो है उस पूरे बागीचे को घेर लिए, तो आम का बागीचा नहीं रहा, वो बांस का बागीचा अब कहा जाने लगा है। वही स्थिति थी। एक समय अफगानिस्तान हमारी अपनी सरहदों का हिस्सा था, ईरान तक हमारी सरहदें जाती थी, जिसे आप पाकिस्तान आज जानते हैं और जिसे आप बांग्लादेश जानते हैं, वो सब भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा था। लेकिन वहाँ कुछ अन्य पंथ के मानने वाले डोमिनेट हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वहाँ के मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, वहाँ के महिलाओं को उनको जबरदस्ती और बलात् जो है उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अफगानिस्तान आज कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, ये सब हम जानते हैं। एक दूसरी बात, ये सब आज मोहन भगवत ने कहा क्या? दूसरी बात, देखिए मैंने बोला नहीं था, मुझे अपनी बात बोल लेने दीजिए, नहीं तो आप बोलने लगेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। दूसरी बात, दुनिया में भारत, यदि पहले जब हम पढ़ते थे तो लगता था कि 1 से 5 की कैटेगरी में हम देखते थे, दूध के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, राइस के उत्पादन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, सब हम देखते थे। 10 के बाद भारत आया करता था। आज भारत यदि दूध का उत्पादन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीनी, लेकिन जो पर कैपिटल, पर इंडिविजुअल जो हमारा कंजम्पशन है वो लो क्यों है, चाहे वो कैलोरी के टर्म्स में हम बात करें, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी है। तीसरी बात, क्या कारण है, इसको हम जनसंख्या जिहाद भी बोलते हैं, जिसे आप दारुल हरब और दारुल इस्लाम, जनसंख्या जिहाद, मैं इसका कारण बताता हूँ। कारण क्या, फिर आप इसको धार्मिक रंग दे देते। नहीं, हम धार्मिक मेरा काउंटर पॉइंट है। मैं देखिए जो है उसको मैं नहीं कहूँ तो मेरा बुज़दिली है। देखिए एक इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है दारुल हरब और दारुल इस्लाम, जहाँ पर दारुल इस्लाम यानी कि वो जहाँ इस्लाम का शासन है, और जहाँ इस्लाम का शासन नहीं है यानी वो माइनॉरिटी में है, उसको हमको मेजॉरिटी में कन्वर्ट करना है। हंटिंगटन ने एक बहुत बड़ा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में वो आर्गुमेंट करता है कि मुस्लिम जनसंख्या जो है वो प्रोडक्शन से बढ़ा है और कन्वर्जन से बढ़ा है। तो ये 2 ही ऐसे टेक्निक है जिसे भारत के अंदर, और तीसरा जिसे आज मोहन भागवत जी ने आज इशारा किया, जो बाहर से जनसंख्या आकर के हमारे यहाँ घुस गया है। तो ये तीनों मिलाकर के, मैं बस अमित जी आप बता दें, देखिए 1947 में देश विभाजन के बाद 23% उस समय मुसलमानों की जनसंख्या थी, वो 9.6 रह गई थी। आज मुसलमानों की जनसंख्या है यकीनन वो 18% के आसपास है। तो ये इस देश के लिए खतरा हो गया है। जी, मैं ये कह रहा हूं, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। जवाब ओके। वारिस पठान, अच्छा देखिए, इन्होंने इतनी बड़ी बात करी, ऐसा लग रहा था क्लासरूम के अंदर लेक्चर दे रहे हैं। ये नेशनल टीवी पर बैठकर जो मोहन भगवत ने कहा उसके ऊपर चर्चा हो रही है। मैं भी बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे सकता हूँ 2-2 घंटे तक। आप सवाल का जवाब दीजिए, इम्बैलेंस कहाँ है जब दोनों का फर्टिलिटी रेट नीचे जा रहा है? कहाँ सवाल का जवाब आपने दिया कि मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में खड़े रहकर कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत नहीं है? क्यों मोहन भगवत ने आज बात नहीं की, खंडनता क्यों नहीं की कि गुजरात के अंदर जो मारा जा रहा है पुलिस द्वारा रस्तों के बीच कायदा कानून का पालन किए बिना, संविधान का कत्ल किए बिना, क्यों बात नहीं की? और उससे बड़ी बात अमीश भाई, आज मोहन भगवत जब स्पीच दे रहे थे नागपुर में, एक हमारी हिंदू महिला बहन वहां बैठी हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी है, उसके सामने अगर मोहन भगवत एक बार बोल देते महिला सम्मान के नाते कि जो गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुआ वो गलत हुआ, उसके कातिलों की जगह सलाखों के पीछे खुली फिजाओं में नहीं है, मोदी सरकार को उठा के उनको जेल में डालना चाहिए। ओवैसी आरएसएस के हेडक्वार्टर से स्पीच नहीं लगाएंगे, लिखवाएंगे, और मोहन भागवत AIMIM के हेडक्वार्टर से स्पीच नहीं लगवाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जिसने जो बात बोली वो हमारे सामने है, लेकिन छोटी सी टिप्पणी करूंगा जी देखिए, एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। देखिए मैं इजराइल में तेल अवीव में था, तो वहाँ एक प्रोफेसर ने एक आर्गुमेंट किया था कि जो फिलिस्तीनी है और जो इजरायली हैं दोनों का DNA एक है, लेकिन हमास नहीं मानता है। तो हम तो कहते ही हैं कि हम सारे ये जो मुसलमान आज जो दिख रहे हैं वारिस पठान के कोई बाप दादे भी हिंदू होंगे,
वो किस मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वारिस पठान मानते हैं कि मेरे सारे के सारे टर्की से आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, कहीं और से आए हैं, अब मैं इनका क्या कर सकता हूँ? सूरज पाल अम्मू इंतजार कर रहे हैं। जी जी बोलिए वारिस बोलिए। सुनिए 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा अपनी बात को अमीश भाई। है इनका जवाब मैं दे रहा हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, मुझे तल अवीव जापान अमेरिका चाइना से कुछ लेना देना नहीं है, भारत की बात किया ना मोहन भागवत ने। तो मोहन भागवत भी तो भारत की बात कर रहे हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, 1 मिनट में 30 बच्चे हम ही लोग कर रहे हैं, उसी भारत की तो बात कर रहे हैं, उसी भारत की बात हो रही है। जब भारत की बात हो रही है तो उसमें धर्म आ रहा है, जनसंख्या में धर्म क्यों आ रहा है? तल अवीव के अंदर जनसंख्या में धर्म क्यों आ रहा है? अरे सुनिए, हिंदुस्तान की बात, बोलने की आजादी है तो जनसंख्या में धर्म को ले आओ। इम्बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है? 50 साल में इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वो होता है जहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है। सुनिए, इम्बैलेंस का खतरा हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती हिस्से से सारे हिंदू भाग करके शहरों की तरफ चले आए हैं। ये तो टीवी राजेश्वर ने 1998 में रिपोर्ट दी थी, बंगाल गवर्नर के नाते उन्होंने लिखा था। सुनिए बात सुनिए क्या लिखा था? अरे भाई वो मैं दूसरा चैनल है 1998 में टीवी राजेश्वर ने बैक टू बैक 3 आर्टिकल लिखे और वो एज ए गवर्नर, वो तो आईबी के डायरेक्टर भी थे, उन्होंने कहा कि बंगाल के सीमावर्ती हिस्से से हिंदू भाग रहा है और हिंदू भाग बांग्लादेश की मुसलमान आकर के वहां कब्जा जमा चुके हैं। मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। फिर आपके धर्म गुरु क्यों बोलते हैं मेरे भाई? भाई मैं तो इसीलिए कह रहा हूं। जनसंख्या देखिए, इनके धर्म गुरु बोल, अगर हिंदुओं के धर्म गुरु बोल भी रहे तो मान कोई नहीं रहा ना। उनकी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 16.7 की बढ़ोतरी है, मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है 2001 से 2011 वो 24.7% के हिसाब से बढ़ रही है। तो आप देखिए ना, अगर इनके धर्म गुरु कह भी रहे तो उनकी सुन कौन रहा है? दूसरी तरफ सुनी जा रही है ना। इम्बैलेंस तो ऐसे हो जाता है। भगवत की बात आप नहीं सुन रहे तो उनकी सुनिए ना सर। अगर मोहन भागवत की, मोहन भागवत ने कहां बोला जनसंख्या बढ़ाने के लिए? ओके सूरजपाल सिंह अम्मू, सूरजपाल सिंह अम्मू का इम्बैलेंस, जी 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 का क्या बोलते हैं जी? सूरजपाल अम्मू, आज माननीय मोहन भागवत जी ने रेट बराबर हो चुकी है। वारिस भाई इसलिए ये लेकर आ गए आप। वारिस भाई जी, वारिस भाई आपको भी लगता है सूरजपाल अम्मू की ये बच्चों का बढ़ना ईश्वर की देन है, अल्लाह मियां की देन है? आपको भी लगता है इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं? राशिद साहब को बिल्कुल ठीक समझ में आता है, सब कुछ अल्लाह की देन है। हिजाब भी स्कूलों में कॉलेजों में पहन के जाना ये अल्लाह की देन है। ये जो 20-20 बच्चे पैदा करो, अल्लाह साहब राशिद साहब से कह के गए थे, वारिस साहब से शायद नहीं कह के गए थे, और मुसलमान है देश के अंदर, उनसे शायद नहीं कह के गए थे। राशिद साहब के समझ में नहीं आता। CA NRC का भी विरोध करने के लिए किसी और ने कहा होगा, इनको सर तन से जुदा करने के लिए भी इनको कहा होगा अल्लाह साहब ने। हम अल्लाह ताला की बहुत इज्जत करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार की बातें राशिद साहब आप कर रहे हैं, वो देश का पढ़ा लिखा नौजवान, आपने कहा जो इंग्लिश पढ़े हुए बच्चे हैं वो ज्यादा बच्चे। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र मुंबई से, बड़ी खबर आ रही है। सुशील कुमार शिंदे की दशहरा रैली में स्मिता ठाकरे पहुंच गई हैं। स्मिता ठाकरे अपने पुत्र के साथ पहुंची है। बाला साहब ठाकरे की बड़ी बहू है। यह बड़ा उलटफेर हो गया है। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर शिंदे गुट की रैली में स्मिता ठाकरे पहुंची है और खबर आ रही है मंच पे भी जा सकती है। शिंदे गुट कह रहा है कि असली शिवसेना हम है। बड़ा उलटफेर है महाराष्ट्र मुंबई से। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं ब्रेक ले रहा हूं यहां पर, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देश में बने मोबाइल फोन की मजबूती को परखा। उन्होंने एक मोबाइल को जमीन पर गिराया लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह मोबाइल मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाया गया था। अवैध वसूली मामले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्त में आए पीएफआई के 4 सदस्यों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान से हुए हादसे पर दुख जताया।
दुबई में बनाए गए हिंदू मंदिर को दशहरे के दिन सुबह से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर में देवी देवताओं की 16 प्रतिमाएं हैं। वहीं इस मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब भी रखी गई। इसका जो औपचारिक शुभारंभ है ये दशहरे के दिन के लिए तय किया गया। नवरात्र में नवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास पर कन्या पूजन किया। सूरत में पुलिस ने 300 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट बरामद करने का दावा किया और इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों को जल्द आरक्षण देने का ऐलान किया। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यूपी के कानपुर में गंगा नदी में नहाते समय 6 लोग डूब गए, जिनमें एक लड़के को गोताखोरों की टीम ने बचा लिया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसके बाद सोमवार को होने वाले ये चुनाव टल गए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने सरकारी दुकानों को मिलने वाले राशन की जीपीएस के जरिए निगरानी रखने का फैसला लिया। गुजरात के वडोदरा में एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। खबर है कि राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सीएम गहलोत ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को तलब किया। बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। असल में एक दिन पहले सचिन पायलट ने खाचरियावास से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके पाला बदलने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। अब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने के लिए। दिल्ली के पास गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उनकी तबीयत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए। सीबीआई ने साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन चक्र के तहत दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत 105 जगहों पर छापेमारी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा से लौट रही एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जियो ने दशहरे के मौके पर अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। सुबह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जियो ट्रू 5G सर्विस के ट्रायल की शुरुआत होगी। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क किनारे बनी दुकानों में घुस गई। इस हादसे में कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बातचीत के जरिए जंग को खत्म करने की अपील दोहराई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक मकान में एलईडी टीवी में धमाका हो गया, जिसमें एक बच्चा समेत 4 लोग घायल हो गए। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने लूट के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के बाजपुर में एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गया। बताया गया कि ये डंपर वहां अवैध खनन के काम में लगा हुआ था, जिसकी वजह से इस हादसे के बाद उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बर्फीला तूफान आ गया, जिससे द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत पर गए 34 ट्रेनी पर्वतारोही समेत 42 लोग फंस गए। इनमें 4 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया। ये प्रशिक्षणार्थी अपने जो केंद्र है, पर्वतारोहण केंद्र है, वहाँ से एक मिशन पे थे। चमोली में सिख समुदाय के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई। सोमवार को हेमकुंड साहिब के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास दारमा घाटी में भी काफी बर्फबारी हुई। मौसम बदलने से वहां अचानक तापमान में आई गिरावट ने सुरक्षा बल की चुनौतियां बढ़ा दी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बने एम्स अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो कुल्लू दशहरा महोत्सव में भी शामिल होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंच गए। वो चमोली में सीमा पर तैनात जवानों के साथ दशहरा मनाने जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में बिजली पर दी जा रही सब्सिडी पर गड़बड़ी के आरोप लगाए और इस मामले में मुख्य सचिव से 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। बिजली सब्सिडी से जुड़े मामले पर जांच के आदेश के बाद बीजेपी भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई। इन्होंने 6% पैसा सरकार के खाते में कम आया, ये उसके गुनहगार हैं।
सीएम केजरीवाल ने इस मामले पर कुछ ट्वीट किए और इसे मुफ्त बिजली योजना को रोकने की साजिश बताया। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने राजौरी में एक जनसभा में भी हिस्सा लिया। उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में पुलिस ने एक गोदाम पर छापेमारी की और वहां से करीब 300 किलोग्राम पटाखे जब्त कर लिए। बैन के बावजूद पटाखे रखने और बेचने के आरोप में पुलिस ने वहां से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में 3 दिनों तक चलने वाला विजयदशमी उत्सव शुरू हो गया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक नई पहल की। इसके तहत वो चुनावी वादों पर लगाम लगाने के मकसद से एक नया फॉर्म जारी करने की तैयारी में, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को ये फॉर्म भरना होगा और बताना होगा कि अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए वो पैसे कहां से लाएंगे। आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों से इस पर राय मांगी और उनसे 19 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा के पास फिर ड्रोन दिखा, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग की। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इलाके में पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत सोमवार तक बढ़ा दी। इसी दिन उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। यूपी के अमेठी में प्रशासन ने गो तस्करी के एक आरोपी की 65 लाख से ज्यादा की अवैध। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मोहन भागवत पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना है। जनसंख्या पर डर फैला रहे हैं मोहन भागवत। आरएसएस डर फैला रही है। ऐसे डर नरसंहार की वजह बनते हैं। ये बड़ी स्टेटमेंट है। ऐसे बयानों से घृणा फैल जाती है। ये बड़ी स्टेटमेंट है असदुद्दीन ओवैसी की। मोहन भागवत की स्टेटमेंट के ऊपर घृणा फैलती है, डर फैलाने की कोशिश है। मैं सीधा रुख करता हूं राकेश सिन्हा से, बीजेपी के सांसद के पास रिएक्शन लेने के लिए। राकेश सिन्हा, घृणा फैलती है, डर फैलाने की कोशिश होती है, इससे नरसंहार हो जाते हैं। देखिए, जिनकी पार्टी का दर्शन, पार्टी की संगठन, पार्टी की विचारधारा की उत्पत्ति ही घृणा से और हिंसा से हुई है, वे उनको चारों तरफ घृणा और हिंसा ही दिखाई पड़ती है। ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि रजाकार कौन थे। रजाकारों के नेता को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया। 1965 में वे उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान जाने से पहले ओवैसी के दादाजी को अपनी विरासत दे गए। वही पार्टी MIM है। ठीक, एक सेकंड रिएक्शन लेता हूं मैं। रुकिए वारिस 20-30 सेकंड के अंदर रिएक्शन। ऐसे बयानों से ही नरसंहार होते हैं, ये कहने का तात्पर्य क्या है? ब्रेकिंग चलाइए साथ में, बड़ी खबर है ये अपने आप में। देखिए, वो ये तो भड़काने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आरोप ये लगेगा दूसरी तरफ से। ऐसे डर ही नरसंहार की वजह बनते हैं। फियर मॉन्गरिंग जब कर रहे हैं ना, कैसे? नहीं, फियर मॉन्गरिंग जिस हिसाब से फियर मॉन्गरिंग कैसे है? बैलेंसिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण, फियर मॉन्गरिंग कैसे है? जेनोसाइड हो गया। फियर मॉन्गरिंग है ना, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट नीचे होता जा रहा है, पॉपुलेशन नियंत्रण में चल रहा है। रजाकारों को इनका बयान ले लीजिए। अच्छा, क्या मोहन भागवत ने बोला ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बने? उन्होंने बोला सबके लिए एक कानून बने, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबके लिए कानून बने। सुनिए, राकेश सिन्हा जो रजाकार थे वो चले गए और जो वफादार थे वो यहाँ रह गए और आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं आपसे। नहीं, रजाकारों को अब देशद्रोही मानते हैं कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है, रजाकारों को देशद्रोही मानते हैं कि नहीं? ये आपके पार्टी के फाउंडर को पाकिस्तान क्यों भेजा गया? चले गए, जिनको जाना था चले गए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, उनके प्रति आपके मन में आदर का, उनकी विरासत तो आपके पास है। वफादार सोल्जर है वारिस पठान। सुनो बात, नहीं तो अगर वफादार सोल्जर है तो सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है। इसमें फियर मॉन्गरिंग किसने करी है? मैं ये पूछता हूं, शादाब चौहान आपसे पूछता हूं, साजिद रशीदी आपसे पूछता हूं। शादाब चौहान, कि फियर मॉन्गरिंग है ये? तो मोहन भागवत ने किया। ओके, शादाब चौहान, जो असद ओवैसी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये आपको लग रहा है वो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, ये चर्चा यही रुकेगी, इसी विषय पे रुकेगी अभी। नहीं, ये फियर मॉन्गरिंग है। मंत्री बोल रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि इससे घृणा फैलती है, फियर मॉन्गरिंग है। ये वाइस वर्सा है।
ये वाइस वर्सा नहीं है, फियर मॉन्डरिंग है। ओके ओके, मनसुख मांडविया ने जो नहीं, मनसुख मांडविया ने फियर मॉन्गरिंग नहीं करी है, मोहन भागवत ने फियर मॉन्गरिंग करी है, जिसमें हर धर्म को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर बोला जा रहा है तो इसमें फियर मॉन्गरिंग क्या हो रही है? फियर मॉन्गरिंग तो तब होती थी जब इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान नसबंदी कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा अलग डाला जाता है, तुर्कमान गेट पर हलफनामा अलग डाला जाता है, वहां कहा जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत नहीं है। एक सेकंड पे से आप बोलते हो कि इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? शदाब चौहान पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। शदाब चौहान, अरे अमीश भाई 10 सेकंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा अमीश भाई, उसके बाद खामोश बैठ जाऊंगा, उसके बाद खामोश बैठ जाऊंगा अमीश भाई। कि राकेश सिन्हा इतनी बड़ी बात कर रहे, कर रामलीला का जो मंच लगा था, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था लगी हुई है ना उससे। राम जी बैठे हुए, सीता जी बैठी हुई है, उसके सामने अश्लील डांस किया जा रहा था स्टेज पे। कौन सा गाना? दम पे दम मारे जा, शरारा शरारा, मैं हूं एक शरारा। क्या ये हमारे हिंदू भाई बहनों की सभ्यता में? मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे फोन कर कर कहा, वारिस भाई कितनी गलत बात है ये। ओके, सूरतपाल अम्मू कुछ कह रहे हैं, गलत है उसके बारे में। सूरतपाल अम्मू रामलीला का ठेका वारिस पठान और ओवैसी साहब ने। वारिस पठान साहब, रामलीला में क्या होता है क्या नहीं होता उसकी चिंता आप ना करें, रामलीला की चिंता वारिस भाई हम करेंगे। मेरे हिंदू भाइयों की आस्था को आहट पहुंची है, चर्चा करें। मेरे आप जनसंख्या नियंत्रण पे मेरे हिंदू भाई बहनों मोहन की भागवत साहब ने क्या कह दिया, आपको तकलीफ क्या हो गई? बोलूं? बिल्कुल नहीं, हमको तकलीफ ये है कि मोहन भागवत ने वो कहा जो गलत है। कौन सी जाति का नाम लिया? मोहन भागवत साहब ने कौन से धर्म का नाम लिया? इम्बैलेंस की बात तकलीफ आपको ही क्यों हो रही है? इम्बैलेंस। शदाब चौहान को मैं लेके आया था, तो चर्चा में काफी देर से वेट करें। शदाब चौहान, असद ओवैसी ने जो फियर मॉन्गरिंग की बात करी है, जो नरसंहार की बात कर रही है, आपको गलत लगती है? शदाब चौहान, देखिए, मैं फैक्ट के बुनियाद पर 2 पॉइंट्स रखूंगा। पहली बात तो जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, मेरा फैक्ट नंबर यह है कि फर्टिलिटी रेट को हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब वो ऑलरेडी डाउन है तो हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते, दंपति तय करेगा कि उनको बच्चे पैदा करना नहीं करना। और आखिर में इसमें यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको औलाद चाह करके भी नहीं होता। अगर आप कानून बनाएंगे कि 2 बच्चे पैदा करिए, 3 करिए, तो क्या फिर कोई ऐसा भी कानून लेकर आएंगे कि जो जानबूझकर बच्चे पैदा नहीं करेगा उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तीसरी चीज मेरी यह है आपकी कि बेसिक भारत मुझे तरस आ रहा है, ये नहीं है कि आपकी बेसिक नॉलेज से मुझे तरस आ रहा है। आपने 7वीं 8वीं में बायोलॉजी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? मेरी नॉलेज की तरफ मत खाइए, बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड अमेश, आपकी बेसिक नॉलेज पे मुझे तरस आ रहा है। शदाब, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड दे दीजिए मेरे ही कार्यक्रम के अंदर। आप एक इत्मीनान से आपने मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। 7th 8th में हैव यू रेड बायोलॉजी? हैव यू रेड बायोलॉजी? हैव यू स्टडीड बायोलॉजी? आई एम जस्ट वांट टू आस्क यू, आपने बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है? कैन यू आस्क सेम क्वेश्चन फ्रॉम मोहन भागवत? नहीं, देखिए, मैं आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे फर्टिलिटी रेट डाउन जा रहा है। अरे फर्टिलिटी रेट नहीं जैसे गांधी को मारा ऐसे अमीश देवगन को मार देंगे। आपने यही बात मोहन भागवत से पूछी। एक सेकंड, ना गांधी की बात हो रही है, ना गांधी की बात हो रही है, ना मोहन भागवत की बात हो रही है। आपने जो लॉजिक दिया उसकी बात कर रहा हूं। मैंने आपसे ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि आप इतना भड़क रहे हो? मैंने तो इतना सवाल पूछा कि आपने बायोलॉजी की स्टडी करी है। एक सेकंड, ना ऐसे आप ऐसे शोर क्यों बचाए? नहीं, आप 1 सेकंड क्या, मैं 40 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। आप 40 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, बोलने नहीं दे रहे। 1 मिनट का वक्त दे दूंगा। आपसे मैंने सवाल तो सिर्फ बेसिक पूछा, क्या आपने बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है 7वीं 8वीं में या नहीं पढ़ी? सीबीएसई के सिलेबस में जो है वो मैंने पढ़ा है। अब पता तो होगा क्या पढ़ के आए हो। सीबीएसई का सिलेबस में अब बायोलॉजी होती है तो पढ़ी मैंने क्या पढ़ा है? अगर मैं क्या पढ़ा है ये टेस्ट नहीं दूंगा ना मैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद सवाल। अच्छा, आपने पढ़ी है 6ठी 7वीं में 8वीं में बायोलॉजी? एक सेकंड, देखिए आप जो है वो प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मैं इसमें टेस्ट की क्या बात है? अरे हम शदाब चौहान, जनसंख्या नियंत्रण बनने पर आपको तकलीफ क्या है? मामू चुप रहिए, मामू तकलीफ क्या है? मामू चुप हो जाए प्लीज। अरे मामा आप तो चुप हो जाइए। मामा जी, कौन मामू और कौन साला, इस बात मत पढ़ो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप साले साहब चक्कर मत पढ़ो। मामा जी एक सेकंड, साले साहब मामा जी, मत पढ़ो। मामा जी प्लीज,
मामा जी अमीश, प्लीज, अमीश, मामा जी प्लीज, ये मेरे मुझे साले बात साहब रखने हैं, दीजिए। ये मामा मेरे जी, बच्चों आपकी के बात मामू करें, हैं। अरे जनसंख्या मामा जी, नियंत्रण कानून पे मामा तकलीफ जी क्या है? जवाब दे रहा हूँ। मामा जी, जनसंख्या नियंत्रण मामा कानून पे जी तकलीफ भारत क्या की बात साले करते हैं साहब? ना, क्षत्रियों का इतिहास, क्षत्रियों के कितने बच्चे जनसंख्या होते हैं? नियंत्रण कानून, मामा जी, हम तो क्षत्रियों के हमारे कितने दो। बच्चे होते हैं? हम तो बच्चे तो हमारे हमारी दो, शान तकलीफ क्या है। है? मामा जी, क्षत्रियों के तकलीफ कितने क्या बच्चे होते है? हैं? हम क्षत्रिय हैं। मामा जी तकलीफ सुनिए, क्या है? मामा जी, क्षत्रियों हमारा- का इतिहास क्या है बताइए हमने अपने ना, सारे कि टेस्ट हमारे करा बच्चे रखे हैं, होते हैं। आप मोदी अपने जी टेस्ट कितने भाई बहन कराइएगा। हैं? योगेश जी अपने कितने टेस्ट- भाई बहन हैं? क्षत्रियों के अम्बेडकर ऊपर जी बात कितने ना भाई करें बहन आप। थे? योगी जी क्षत्रियों के कितने ऊपर भाई बात ना बहन हैं? करें। कानून मत सादर लाइए, खान, स्वेच्छा क्षत्रियों से की बात बदलाव करोगे तो कीजिए। बिगड़ जाएगी बात। मामा जी चुप हो जाइए। क्षत्रियों की बात मामा करेंगे जी तो खेल चुप हो बिगड़ जाइए। जाएगा। मामा जी विनती बता रहा हूँ कर आपको हूँ। मैं। मामा जी, अरे साले मामा जी साहब, सुन लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कंस कानून मामा पर मत तकलीफ क्या बनिए। है? आप कंस मामा मत एक बनिए। सेकंड, शादाब, आप साले कंस मामा साहब। मत अच्छा, बनिए। अब मैं सारे ऑडियो डाउन कर रहा हूं। शादाब, अभी आप कह रहे थे कि देखिए इतिहास की बात कर लेते हैं, आपसे बायोलॉजी का सवाल पूछा तो वो आपने जवाब नहीं दिया, आपको इतिहास की बात करनी है। अब आप मुझे बताइए, आपको मतलब इतनी तकलीफ क्यों हो गई? एक बेसिक सवाल मैंने पूछा, आपको 6ठी 7वीं 8वीं में आपने क्या बायोलॉजी पढ़ी है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पाए हैं वो बायोलॉजी। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, नहीं कई बार कोई पढ़ पाता। लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबको होती है। आप ये बार बार कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम है, फर्टिलिटी रेट कम है। अरे बच्चों की संख्या हर 1 मिनट में हमारे यहाँ 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं और आप कह रहे हैं बच्चे तो क्षत्रियों की शान होते हैं, फलानों की शान होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ज्यादा बच्चे क्या शान होते हैं किसी परिवार के लिए? ज्यादा बच्चे, या फिर अगर एक बच्चा और वो 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, वो तरक्की करे तो वो ज्यादा बड़ी शान होते हैं? ये बेसिक जो आपकी बेसिक इथॉस है उसी में कमी है, ये जिसमें आप कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे शान है। नहीं, ज्यादा बच्चे शान है। अगर 2 हो 3 हो और उनको शिक्षा दीक्षा अच्छी दी जाए, उनको तरक्की की जाए, वो देश के लिए तरक्की करे तो वो बेहतर होता है। आपकी समस्या यह है कि आपका बेसिक इथॉस इज गॉन रॉन्ग टोटली। प्रोग्राम लगाइए, मंच लगाइए, तकरीर करिए 1 घंटा। मेरा तकरीर करने की मेरी आदत नहीं है, वो शुक्रवार को आप करते होंगे। आपका आप पूरी बात करने दीजिए। जवाब सुन, जब सवाल कर रहे हो तो जवाब सुनिए। मामा जी आप चुप हो जाइए। मामा जी आपसे बात नहीं कर रहा, आप चुप हो जाइए। मामा जी चुप हो जाइए। कितने बच्चे हैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे मैं मिलकर बात आपके करूंगा। कितने बच्चे हैं साहब? अरे मामा जी साहब कितने बच्चे बताएं? अरे मामा जी चुप हो जाइए। आपके कितने बच्चे? मामा जी कोई चाचा साहब कितने बच्चे आपको बताएं देश को? अरे मामा जी चुप हो जाइए। मामा जी बताएं। एक सेकंड, साजिद रशीदी को चर्चा में आने दीजिए। साजिद रशीदी जो असद ओवैसी ने बोला कि नरसंहार हो जाएगा। ओके, शादाब शांति से बैठिए ना आप। ये सब नाटकबाजी नहीं है सर। देश को बर्बाद करोगे। क्या है सब? शादाब, आपको जाना है, आप जाएंगे, आपकी कॉल है। मैं आपका रुख करता हूं मौलाना साजिद रशीदी। एक मुझे बात बताइए, जो बेसिक पॉइंट होता है, जो कि बात मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण की करी है, उसमें किसी समुदाय की बात नहीं करी गई, उसमें पूरे देश की बात करी गई है। इसके अंदर समुदाय को लाना क्यों? और क्या आपको लगता है असद ओवैसी समुदाय को लाए हैं बीच में? वो कह रहे डर का माहौल फैलाया जा रहा है, ऐसी ही बातों से नरसंहार होते हैं। देखिए हमेश, असद अवैसी ने क्या कहा है वो तो प्रवक्ता बैठे हैं, उनके वारिस पठान साहब वो जवाब देंगे। लेकिन मैंने संगीत रागी की 2-3 बातें नोट की हैं, वो ज़रा सुन लीजिए, उसका जवाब देना चाहता हूं मैं। एक तो उनको ये जानकारी नहीं है कि दारुल हरब और दारुल अमन क्या होता है, उन्होंने गलत इसका तर्जमा बता दिया, गलत लोगों में एक बात जारी कर दी है। दारुल अमन का मतलब ये होता है जहां इंसान की जान और माल हिफाजत से हो, और दारुल हरब का मतलब ये होता है जहां इंसान की जान और माल हिफाजत से ना हो। सुन लीजिए बात मेरे संगीत रागी, मैं बोला नहीं, मैंने दारुल अमन की बात ही नहीं की है, मैंने दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात की है। दारुल हरब और दारुल इस्लाम। सुनिए भाई साहब, सुनिए, दारुल इस्लाम अलग चीज है, दारुल हरब अलग चीज है, आपको यही पता नहीं है। अरे भाई यही बात मैंने कही है, मैंने इसी की व्याख्या की है। दूसरे व्याख्या की है मैंने, दूसरे इस्लाम का शासन है वो दारुल इस्लाम कहलाता है, जनसंख्या और जहां इस्लाम का शासन नहीं है वो दारुल हरब है, उसको दारुल इस्लाम में हमको कन्वर्ट करना है। एक सेकंड, संगीत पहले बात रख ले, पता नहीं हो तो जानकारी लेके आया, सुनो मेरी बात। अब मुझे क्या पता है, पता है, इस पर टिप्पणी मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए।
आप अपनी बात कहिए, क्या मुझे पता है क्या नहीं पता है, जानकारी है नहीं, बिलावजी की बातें मुझे करते पूरी हैं, जानकारी है, मुझे पूरी जानकारी है, और मुझे पूरा इस्लामिक मूवमेंट का चरित्र की भी जानकारी है। हम मदरसे से पढ़े हुए मौलाना नहीं है, हम टोपी और दाढ़ी लगा करके मौलाना नहीं बने हैं। सुनिए, समझे? मेरा निवेदन मानिए, इन्होंने ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी इनको बंद कराओ, कही है, बंद कराओ इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी। जाना चाहिए और जिसका नोटिस लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुसलमान की आबादी आज 18% के करीब है, जो चिंता का विषय है। बिल्कुल है। 80% हिंदू तो चिंता का विषय नहीं है, सिर्फ 18% मुसलमान चिंता का विषय है। बिल्कुल इनकी मानसिकता देखो, बिल्कुल है, हमारी मानसिकता हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। 80% हिंदू ये चिंता का विषय नहीं है, इनकी गंदी मानसिकता में सिर्फ 18% मुसलमान चिंता का विषय है। ये मुसलमान जो है, इनका एक हिस्सा जो है वो रोहिंग्याओं के लिए खड़ा होता है, ये उन गद्दारों के लिए खड़ा होता है जिनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया था, उनके लिए खड़ा होता है, पाकिस्तानियों के लिए खड़ा हो जाता है। पूरी कौम को नहीं हम बोलते, हम पूरी कौम को बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने पूरी कौम को बोल कह रहा हूं, मैंने तो कहा मैंने उन लोगों के जैसे साजिद रशीदी जैसे लोग हैं, सीए के विरोध में खड़े हो जाते हैं, रोहिंग्याओं को इस देश में पालने के लिए खड़े हो जाते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों के साजिद रशीदी को एक बोलने दीजिए, जो इतने गलत कामों में उनके लिए खड़े हो जाते हैं। इस बयान पर माफी मांगो। आप काहे को माफी मांगू? आप माफी मांगो इस बयान पर। काहे को माफी मांगू? किस माफी मांगो इस बयान पर? आप जैसे लोगों की वजह से नफरत फैलती है, हो क्या रोहिंग्याओं के साथ खड़े होते हो? जैसे लोगों की वजह से नफरत फैलती है, बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ गिरना की बात करते हो टीवी पर बैठकर, माफी में आऊंगा उसके लिए, और अपने आप को आरएसएस से जुड़ा हुआ भी बताते हो। अरे भाई, हालांकि आरएसएस से आपका कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे बारे में मत बताओ। आप टिकट काटते थे ना, लेना देना नहीं है। आप टिकट काटते थे ना। आरएसएस आपको लाइक नहीं करता भाई साहब। बकरा काटते हो, आरएसएस आपको बिल्कुल लाइक नहीं करता। नहीं लाइक करे। आरएसएस का नाम लेकर मत बैठा कीजिए। आप खुश होना चाहिए ना। आरएसएस की आइडियोलॉजी आपसे नहीं मिलती है, आरएसएस की आइडियोलॉजी आपसे नहीं मिलती है भाई, है ना। लेकिन आप आरएसएस के कुछ भी नहीं है, आरएसएस का नाम लेकर मत बैठा कीजिए। तो अभी साजिद रशीदी, जैसे आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर रागी है ये गलत व्यक्ति है, लेकिन आरएसएस बेहतर है। आपको लग रहा है आरएसएस बेहतर है? प्रोफेसर रागी, एक सेकंड, बकरा काटने वाला मौलाना है रागी का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। मैं राकेश सिन्हा के सामने ये बात कर रहा हूं। ये तो आप मान रहे हैं आरएसएस बेहतर, आपको लग रहा है आरएसएस बेहतर है। तो आरएसएस के मुखिया जो है मोहन भागवत, उन्होंने तो किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो बोला सबके लिए होना चाहिए ऐसा। तो इसमें धर्म, इसमें असद ओवैसी अमीश देवगन, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। ठीक है, एक सेकंड जी, 30 सेकंड। अमीश देवगन, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो आदमी घर में अपने बच्चे पैदा कर रहा है, उनका लालन पोषण कर रहा है, आपसे क्या मांग रहा है? आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, आपने नहीं दिया। 15 लाख की बात की, नहीं किया। जो सिलेंडर 400 था वो 1100 पे चला गया, जो पेट्रोल 60 रुपए था वो 105 पे चला गया। आप क्या दे रहे हैं देश को? 8वीं शताब्दी में आप देश को दे क्या रहे हैं भाई साहब? आप देश को दे क्या रहे हैं? आप देश को कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने देश को बताइए, ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं आप। ये बताइए, 20 बच्चे पैदा करके देश की जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी कर रहे हैं कुछ लोग? 20 बच्चे पैदा करके क्या देश की जीडीपी में बढ़ोतरी कर देंगे? लॉजिकल बात करें ना। कहां है जीडीपी? धर्म की बात ही नहीं हो रही इसके अंदर। इसको धर्म के साथ जोड़ा किसने? ये धर्म की बात ही नहीं है। पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम। सरकार में जीडीपी कहां थी, आज जीडीपी कहां है? किसके? देश का सरप्लस कहां है? क्या किस चीज देश की तमाम कंपनियों को निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? कौन से काल की बात कर रहे हैं आप बताइए। महंगाई तो सर तब से बढ़ रही है जब से मनोज कुमार की फिल्में आ रही हैं। बताइए ना, जब से सुनील दत्त साहब की पिक्चरें आती थी। मनमोहन सरकार में क्या थी, आज क्या है? महंगाई उस वक्त क्या थी? महंगाई तब भी थी जब शत्रुघ्न सिन्हा छेनू बनता था फिल्मों के अंदर। आप नहीं महंगाई तब भी है जब सोनाक्षी सिन्हा दबंग में आती ही इसलिए है कि जो लोग सही बात करें उनको काउंटर करते हैं। उनको सर, तो पॉपुलेशन अगर हमारी कम होगी तो हर चीज हमें समय पे मिलेगी, हर चीज ज्यादा होगी। पॉपुलेशन अगर हमारी कम होगी, अस्पतालों में जगह मिलेगी। आपने जो प्रॉब्लम बोली वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका समाधान एक ही है, जनसंख्या नियंत्रण, जिसको आप धर्म के साथ जोड़ देते हैं। ओके, प्रोफेसर राकेश सिन्हा,
आप 2-2-4 नहीं मानेंगे, आपको तो 2-2-5 बताने का पैसा मिलता है। देखिए मोहन भागवत जी ने, तो मौलाना की तरफ मोहन भागवत जी ने देखिए, मुझे 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। आप आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश में जो विकास की नीति आई है, सड़क से लेकर संसाधन तक का जो उपयोग हो रहा है, यदि साजिद भाई आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो जाके फ्रांस, अमेरिका और चीन के लोगों से बात कर लीजिए। आज रूस का राष्ट्रपति हो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो या ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, सबके सब प्रधानमंत्री 2 करोड़ साल का नौकरियों का वादा किया था, प्रगति को, देश की उन्नति को स्वीकार कर रहे हैं। आपने सारी चीजों को निजी हाथों में बेच दिया, नहीं देश का सरप्लस खत्म कर दिया, थोड़ी देर पहले डॉक्टर महंगाई आसमान छू रही है, एक सेकंड, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, एक सेकंड, बेरोजगारी फैल रही है, मौलाना साजिद रशीदी के संसाधन कहां, मौलाना साजिद रशीदी, शादाब चौहान ने तो बायोलॉजी की पढ़ाई कर रखी थी, आपने इकोनॉमी की भी पढ़ाई कर रखी होगी, मैं उस सब पर नहीं आना चाहता। थोड़ी देर के लिए धर्म का चश्मा, 2 और 2 कितने होते हैं हमेशा बताइए पहले। ना 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं कि जिनके 11-11 होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको 2 और 2 की तो बात ही नहीं कर रहा, जिनके 11-11 होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन देखिए 2 और 2 5 बताने के लिए बैठते हैं, 4 को मानते ही नहीं आप। कहां मैं 2 और 2 5 क्यों करूंगा? आप तो कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, जो मैं बिल्कुल, वारिस पठान बोल रहा है गलत, शादाब चौहान बोल रहा है गलत, हम सब गलत बोलते हैं, और जो आपकी लाइन के आदमी हैं वो सब सही बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल, ये कौन सा तरीका आपका भाई डिबेट करने का? एक सेकंड देखिए, ये कौन सा तरीका डिबेट करने का? आप थोड़ी देर के लिए आप सबको, आप सबके मैं 2 और 2 की बात नहीं कर रहा, मैं 11 वालों की बात कर रहा हूं, और जो 11 वाले हैं वो समझ रहे हैं, इसलिए तिलमिला भी रहे हैं। जी। लेकिन देखिए मेरा निवेदन है, थोड़ी देर के लिए ये जो आपने चश्मा डाला हुआ है ये पहने रखिए। एक सेकंड साजिद रशीदी सुन लीजिए ना, इत्मीनान से सुन लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन है आपसे मान लीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट। हमेशा आप जो है जो मुस्लिम पक्ष का, अरे भैया आपको, आप एक सेकंड, ऑडियो आपको मैं 10 सेकंड के लिए डाउन कर रहा हूं, ऑडियो डाउन करिए इनका, मैं इनसे एक संवाद करना चाहता हूं। मौलाना साहब, मैं आपको आपके साथ ही संवाद करना चाहता हूं, और मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप अपना चश्मा डाले रखिए और धर्म का चश्मे को उतार लीजिए। मेरा निवेदन है, धर्म के चश्मे को उतार लीजिए, अपना चश्मा डाले रखिए, वो नजर का चश्मा है, जरूरी है आपके लिए। एक बात मुझे बताइए, अस्पताल के अंदर अगर जगह कम होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर अस्पतालों में जगह कम होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। सरकार को गाली भी दी जाएगी, फिर सरकार को बुरा भला भी कहा जाएगा, देखिए अस्पतालों में जगह नहीं है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते? हम अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते? इसमें जनसंख्या नियंत्रण करने में धार्मिक चश्मा क्यों लेकर आते हैं हम? वो आवश्यक नहीं है मौलाना साहब। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि अगर हमारे घर के अंदर 4 लोगों के रहने की जगह है और उधर हम 25 लोगों को रख लेंगे तो हम तकलीफ में आएंगे ही आएंगे, हमारे यहाँ बीमारियां आएंगी, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कैसे होगा? सब कुछ ये बेसिक है। फ्लाईओवर पे आप चढ़ते हैं, जाम में आप फंस जाते होंगे, तो जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फ्लाईओवर तो उतने का उतना ही रहेगा, 1 का 2 बन जाएगा। अगर बच्चे 1 के 11 होने लग जाएंगे, 2 के 4, 2 के 22 होने लग जाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम को आप समझते हैं, लेकिन आप अपनी टोपी को चमकाना चाहते हैं इसका विरोध करके। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस विषय को समरसता में समझिए, इसमें धार्मिक चश्मे को उतार दीजिए, अपना चश्मा डाले रखिए। आप बायोलॉजी के एक्सपर्ट बनिए, इकोनॉमिस्ट बनिए, महंगाई पर चिंतन मंथन करिए, सब जरूरी है देश के लिए, लेकिन जनसंख्या पे बात करना कहां मानोगे? जरूरी है। आप मानोगे ही नहीं ना। आप मुझे मनाने के लिए बैठे हैं? आप मानोगे ही नहीं। आप मुझे मनाने के लिए हम अच्छी बात करेंगे, मानोगे नहीं आप। मुझे पता है ना, मैं देख रहा हूं पिछले 8 साल से। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जनसंख्या ना समस्या किसी कांग्रेस वाले को देश मानते आप, ना असद अवैसी के आदमी को मानते, ना पीस पार्टी को मानते, ना साजिद रशीदी को मानते। पीस पार्टी को तो उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं माना। सबको ओके, सबको कंडम करते हैं। ठीक 8 साल से यही खेल चल रहा है टीवी पर, और क्या चल रहा है? खेल तो एक और चल रहा है सर। आपके अंदर हिम्मत नहीं महंगाई पर बात करने की, आपके अंदर हिम्मत नहीं नौकरियों पर बात करने की, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं हमेश। अच्छा खेल तो दूसरा चल रहा है, बात ही नहीं कर सकते। खेल तो आपने बोला 2 वाला चल रहा है खेल, उस खेल को रोकिए। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, कहां है 2 करोड़ नौकरियां? अब आप जॉब एक्सपर्ट भी बन गए हैं। ओके राकेश शेरा 10 सेकंड, आखिरी दौर है, 10 सेकंड।
मैं इतना कहना चाहता हूं कि असल में वास्तव में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की समुन्नति हो रही है, ये इनको हजम नहीं फर्जी आरएसएस के लोगों को बिठा देते हो। कोई दुखाली हो जाए तो ये जश्न मनाते हैं। देश की उन्नति नहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। आप बहस कर लीजिए, इस देश ने जितनी प्रगति की है, युवाओं ने जो मेक इन इंडिया के तहत और स्टार्टअप के अंदर जो काम करना शुरू किया, इस देश में जो फर्जी आरएसएस के लोगों पर कमेंट आप करना चाहते हैं प्रोफेसर राजी? ओके, आपके लिए और राकेश सिन्हा के लिए बोला। फर्जी आरएसएस के लोगों का भी विरोध करो आप। देखिए, जो फर्जी आरएसएस का नाम लेकर बैठते हैं, विरोध कीजिए उसका। अंबेडकर ने लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भाषण दिया था, उसमें कहा था ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि अपने ही लोग अपने लोगों को धोखा देते रहे। जब मराठे लड़ रहे थे तो सिख नहीं है, और जब सिख लड़ रहे थे तो मराठे साथ नहीं दे रहे। और बर्बर कौन था? विदेशी था, क्योंकि उनके साथ हमारा ही आदमी कुछ उसके साथ मिल जाया करते थे। जयचंद हर दौर में होते हैं, तो हर दौर में वैचारिक स्तर पर भी जयचंदों की कमी नहीं है, तो वो उसके साथ हो जाते हैं। तो उसका दुर्भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू है। अम्मू जी, भैंस के आगे कितना भी बीन बजा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमीश, हिंदुस्तान में संघ प्रमुख ने जो कहा है, समग्र चिंतन, समग्र कानून बने देश में, उससे मिर्ची किस किस को लग रही है? ये साजिद रशीदी को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। मुझे अचंभा इस बात पे हो रहा है साजिद रशीदी साहब, अरे बच्चे पैदा अगर हमने 80% लोगों ने करने शुरू कर दिए तो कहाँ जाओगे मियाँ, कहाँ जाओगे? ओके, ठीक है। मेरा निवेदन है कि बच्चे ज्यादा करने की कोई प्रेरणा ना दे, कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये आखिरी दौर है और मैं आखिर के अंदर फैक्ट्स के ऊपर ही रहता हूं और निष्कर्ष ये है कि चीन अगर 1 मिनट में 10 बच्चों को जन्म देता है तो हम 1 मिनट में 30 बच्चों को जन्म देते हैं और 2023 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। हम जीडीपी में चीन से आगे निकले, इन्वेस्टमेंट में चीन से आगे निकले, लेकिन जनसंख्या में आगे निकलेंगे। हमारा भूभाग उनसे कम है, हमें समस्या होगी बहुत बड़ी। इसलिए इस पर गंभीरता से हर घर में विचार होना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार। विजयदशमी की एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।